नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूरमठ लाल बाग विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूं ऊष्मा की घटना का भाग 4, जो कि हमारा अंतिम भाग होगा इस पाठ का। इस पाठ में हम देखेंगे ऊष्मीय चालकता क्या है, दैनिक जीवन में ऊष्मीय चालकता का प्रभाव क्या पड़ता है, ऊष्मीय चालकता गुणांक किसे कहते हैं, ऊष्मीय प्रतिरोध क्या है और ऊष्मीय प्रतिरोधकता गुणांक क्या है। आइए शुरू करते हैं। ऊष्मीय चालकता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु है, हमारी सुविधा के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक ठोस पदार्थ है जिसकी एक छड़ हमें दी गई है। तो ऊष्मीय चालकता ये कहती है कि ये पदार्थ जो कि हमारे सामने है, ये कितनी आसानी से अपने अंदर से ऊष्मा को जाने देगा। अगर हम ऊष्मा को Q द्वारा दर्शाते हैं तो ऊष्मीय चालकता हमें ये बताता है कि इसका जो गुण है वो कैसा है, जहाँ तक कि वो ऊष्मा को अपने अंदर से जाने दे। तो मतलब आप कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु की चालकता, कौन सी चालकता, ऊष्मा चालकता अधिक है, तो इसका मतलब उस वस्तु में से बहुत आसानी से ऊष्मा संचारित हो सकती है। अगर किसी वस्तु की ऊष्मा चालकता कम है तो इसका मतलब वो ऊष्मा का कुचालक है। तो अधिक है तो वो ऊष्मा का सुचालक हो गया। याद रखिए, हम यहाँ पे ऊष्मा की बात कर रहे हैं। और अगर ऊष्मा चालकता कम है तो वो ऊष्मा का कुचालक हो गया। तो इस तरह से हम ऊष्मा चालकता को समझते हैं। तो देखिए, किसी पदार्थ के ऊष्मा संचालन करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊष्मीय चालकता कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि किसी पदार्थ में से ऊष्मा कितनी आसानी से जा सकती है, उसकी क्षमता कितनी है कि वो ऊष्मा को अपने अंदर से भेज सके, उसी चीज़ को हम उस पदार्थ का ऊष्मीय चालकता कहते हैं। और विभिन्न पदार्थों की ऊष्मीय चालकता विभिन्न होती है। ठीक है, तो हमें ये देखने को मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने आपको जो चित्र में बताया था कि मान लीजिए कि ये किसी धातु से बना है और वो धातु है लोहा। ठीक उसी तरह से उसी आकार का एक दूसरा ठोस पदार्थ लिया गया, एक दूसरा छड़ लिया गया जो कि तांबे का बना है। ये तांबा है। तो इसमें से ऊष्मा संचारित जितनी होगी, इसमें से उतनी ऊष्मा संचारित नहीं होगी। मतलब इन दोनों की चालकता में, ऊष्मा चालकता में, इन दोनों की ऊष्मा चालकता में अंतर है। मतलब अलग अलग वस्तु की ऊष्मा चालकता अलग अलग होती है। और ये हम लोगों को किसने बताया था? ये हम लोगों को इंजनहाउस नाम के एक व्यक्ति ने अपने प्रयोग द्वारा बताया था। तो इंजनहाउस का प्रयोग क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, विभिन्न पदार्थों की ऊष्मीय चालकता विभिन्न होती है। यह इंजनहाउस ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है। इंजनहाउस का प्रयोग क्या है? देखिए, ये जो उपकरण आपके सामने दिख रहा है, इसे हम लोग इंजनहाउस कहते हैं। मतलब उस व्यक्ति के नाम पर ये उपकरण का नाम भी पड़ा है। अब ये कुछ ज़्यादा जटिल उपकरण नहीं है, बस इस तरह से एक डब्बा रहता है और इस डब्बे के एक तरफ इस तरह से कई सारे छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों में हम लोग समान आकार की लोहे की या तो फिर तांबे की, मतलब अलग अलग पदार्थ, अलग अलग जितने भी पदार्थ हम लोगों को देखने हैं, हम इसमें इस तरह से एक ही आकृति की छड़ें इसमें डालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? इन छड़ों के ऊपर मोम का एक पतला आवरण चढ़ा देते हैं। इन सारे छड़ों पर मोम का पतला आवरण, याद रखिए ये सारे अलग अलग
चीज़ों से बने हैं, कोई लोहा है, कोई तांबा है, कोई कांच है, इस तरह से अलग अलग धातु या अलग अलग पदार्थों का बना है और उसके ऊपर हमने मोम चढ़ा दिया है। अब क्या करना है, अब इस इंजन हाउस के अंदर, इसके अंदर हम लोग गर्म पानी इसमें डालेंगे, इससे क्या होगा, ये जो छड़े हैं जिनका कुछ भाग अंदर पानी में डूब गया है, वो गर्म होने लगेगा। अब वो गर्म होने लगेगा तो छड़ों में से जाती हुई ऊष्मा बाहर, इन छड़ों के जो भाग बाहर की तरफ है वहाँ तक पहुँच जाएगी और ये छड़ें जब गर्म हो जाएंगी तो इन पर चढ़ा हुआ मोम का आवरण पिघलने लगेगा। अब हमें ये देखने को मिलता है इस प्रयोग में कि मोम का आवरण जो है वो अलग अलग पदार्थ के छड़ में अलग अलग मात्रा में पिघलता है। मतलब अगर कोई पदार्थ ऊष्मा का अच्छा चालक है तो उसका मोम ज़्यादा पिघलेगा, अगर कोई ऊष्मा का कुचालक है तो उसका मोम कम पिघलेगा। तो इससे ये साबित होता है कि हर पदार्थ की ऊष्मीय चालकता अलग अलग होती है। तो यहाँ पे अभी मैंने जो समझाया है वही यहाँ पे मैंने विस्तारित करके लिख दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अलग कुछ नहीं लिखा है, बस वही सारा सब कुछ जो मैंने आपको मौखिक बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दैनिक जीवन में ऊष्मीय चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव क्या है, सबसे पहला प्रभाव हमें ये देखने को मिलता है कि जाड़े में लकड़ी की कुर्सी की तुलना में लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी प्रतीत होती है। अगर आपके घर में लकड़ी की कुर्सी और लोहे की कुर्सी दोनों हैं तो आपको ये पता होगा कि जो लोहे की कुर्सी है वो छूते ही आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ठंडी प्रतीत हो रही है। ठीक उसी तरह से गर्मी के दिन में भी अगर धूप में आप लोहे की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी दोनों को छोड़ेंगे तो तुलना में आपको लोहे की कुर्सी ज़्यादा गर्म प्रतीत होगी। ऐसा क्यों होता है? कारण बहुत आसान है कि जो लोहे की कुर्सी होती है, लोहे की जो कुर्सी होती है उसकी ऊष्मा चालकता अधिक होती है लकड़ी की कुर्सी की तुलना में। ये हमारी लकड़ी की कुर्सी होगी तो इसकी ऊष्मा चालकता लकड़ी की कुर्सी से, लोहे की कुर्सी की ऊष्मा चालकता लकड़ी की कुर्सी से अधिक है। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो लोहे की कुर्सी है ये ऊष्मा का सुचालक हो गई। ऊष्मा का सुचालक हो गई तो लोहे की कुर्सी में से जाड़े के दिनों में अंदर से जो गर्मी है वो बहुत जल्दी बाहर बह के निकल जाती है और इसका तापमान बहुत नीचे गिरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, लेकिन लकड़ी की कुर्सी में से ऊष्मा आसानी से बह के बाहर नहीं निकल पाती है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊष्मा चालकता कम होने के कारण ये लोहे की कुर्सी की तुलना में ये क्या है, ऊष्मा का कुचालक हो गई। तो इस कारण से हमें जो जाड़े के दिनों में ये घटना, मतलब लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी प्रतीत होती है। ठीक उसी तरह से इसका उल्टा सोचिए कि अगर गर्मी का दिन है तो बाहर की गर्मी, बाहर की ऊष्मा बहुत आसानी से इसके अंदर प्रवेश करने लगती है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊष्मा चालकता अधिक है और ये ऊष्मा का सुचालक है तो ये बहुत आसानी से बाहर की गर्मी को अपने अंदर ले लेगी। ठीक उसी तरह से लकड़ी की कुर्सी ऊष्मा की कुचालक है तो बाहर की गर्मी ये अंदर लेने में समय लगाती है, गर्म होने में समय लगाती है। इसी कारण से ये गर्मी के दिनों में लोहे की जितनी भी कुर्सियां हैं वो लकड़ी की कुर्सी की तुलना में अधिक गर्म प्रतीत होती है। तो यही सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उपरोक्त दोनों घटनाओं में लोहा तथा लकड़ी की कुर्सियों का तापमान समान होता है, परंतु लोहा की ऊष्मीय चालकता लकड़ी की तुलना में अधिक होने के कारण लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। इसलिए ये जाड़े होगा, इसलिए जाड़े में लोहे की कुर्सी ऊष्मा लकड़ी की कुर्सी से अधिक तीव्रता से त्यागती है तथा गर्मी में अधिक तीव्रता से ग्रहण भी करती है। तो इस कारण से जाड़े में लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी प्रतीत होगी और गर्मी में लोहे की कुर्सी अधिक गर्म प्रतीत होगी। तो इस तरह से हमारी जो
घटना है वो समझ में आती है। दूसरी घटना क्या है? दूसरी घटना है कि बर्फ़ की सिल्ली को लकड़ी के बुरादे से ढककर रखा जाता है। बुरादा मतलब पाउडर, ठीक है, लकड़ी का पाउडर मतलब सॉडस्ट जिसको बोलते हैं, लकड़ी का एकदम चूरा होता है। तो ऐसे बर्फ़ की एक सिल्ली है, उसके ऊपर आप लकड़ी का पाउडर डाल दीजिए, एकदम महीन पाउडर इसके ऊपर डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा? इससे ये देखने को मिलता है कि जो बर्फ़ की सिल्ली है वो जल्दी पिघलती नहीं है। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि लकड़ी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बाहर की जो ऊष्मा है ये जल्दी लकड़ी के बुरादे ग्रहण नहीं करते हैं, और ये जल्दी ग्रहण कर भी लेंगे तो अपने अंदर से ये संचार करके बर्फ तक पहुंचाने में भी देर करेंगे, और इस कारण से बाहर की जो ऊष्मा है वो बर्फ तक पहुंचने में देर होती है, तो बर्फ जल्दी नहीं पिघलेगा। तो यही कारण है कि बर्फ की सिल्ली को लकड़ी के बुरादे से ढककर रखा जाता है। तो लकड़ी की ऊष्मीय चालकता कम होगा, ये कम होने के कारण लकड़ी के बुरादे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए लकड़ी के बुरादे ऊष्मा को बर्फ की सिल्ली तक पहुंचने में बाधा डालते हैं, जिससे बर्फ की सिल्ली जल्दी नहीं पिघलती। ये हो गया हमारा एक प्रभाव। अब जो और एक प्रभाव हमें पढ़ना है वो है जाड़े में ऊनी वस्त्र पहनना। बहुत आसान है ये, आप सबको पता भी होगा कि ऊनी वस्त्र जो है, मान लीजिए ऊनी वस्त्र इस तरह से ऊन से बने होते हैं, और आप किसी भी कपड़े को एकदम पास से देखिएगा तो उसमें धागे इसी तरह से बुने हुए होते हैं। अब ध्यान से देखिए कि सबसे पहले तो ऊन जो है ये खुद ऊष्मा का कुचालक है। अब जाड़े के दिनों में आपके शरीर की जो गर्मी है वो अगर बाहर निकलना चाहेगी तो उसे पहले इस ऊन को गर्म करना पड़ेगा, और फिर इस ऊन के गर्म होने के बाद ये ऊन खुद अपनी ऊष्मा को बाहर त्यागेगी, तो आपके शरीर की गर्मी बाहर जा पाएगी। तो अगर सोचिए कि ऊष्मा कुचालकता अगर ऊन का खुद का गुण है, तो ऊष्मा को ऊन क्या करेगी, अपने अंदर से संचारित करके बाहर भेजने में वो समय लगाएगी, और इसी कारण ऊन जो है वो ऊष्मा के कुचालक होने के कारण हमें जाड़े के दिनों में ऊन पहनने में अच्छा लगता है। दूसरी बात यह है कि ऊन में ऐसी छोटी छोटी रेशें होती हैं और बीच में ऐसे गैप भी होते हैं, क्योंकि ऊन खुद भी मोटी होती है। तो ऐसे जो ऊन की ये बुना हुआ होता है, इनके बीच का जो गैप होता है, ये खाली जगह होती है, यहाँ पे ये इन जगहों पर हवा भरी हुई रहती है, और रेशों के बीच में भी हवा फंसी हुई रहती है। और हवा भी क्या है? हवा भी ऊष्मा की कुचालक है, और इसी कारण से ये जो हवा है इसमें से भी हमारे शरीर की गर्मी होती हुई बाहर जाने में समय लगाती है, और यही कारण है कि जाड़े के दिनों में ऊनी कपड़े पहनेंगे तो हम लोगों को गर्मी का एहसास होता है, हमें खुद को गर्म रखने में मदद मिलती है। तो यही सब मैंने यहाँ पे समझाया है। ऊनी वस्त्र के पदार्थ ऊष्मीय चालकता कम होने के कारण ऊष्मा के कुचालक होते हैं, साथ ही ऊनी वस्त्रों की रेशों में हवा कैद रहती है। हवा भी ऊष्मीय चालकता के कम होने के कारण ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए हमारे शरीर की ऊष्मा ऊनी वस्त्रों से होते हुए जल्दी बाहर नहीं जा पाती, और हमें गर्म रखने में सहायता होती है। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मीय चालकता का प्रभाव जितना भी है, हमने उसके कुछ उदाहरण देख लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ऊष्मीय चालकता गुणांक क्या है ये समझते हैं। तो ऊष्मीय चालकता गुणांक समझने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। परिभाषा समझनी है तो फिर से इस तरह से एक धातु के छड़ का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि इस छड़ में से जब हम ऊष्मा भेजेंगे तो क्या होता है। तो देखिए,
ऊष्मा चालकता क्या है? ऊष्मा, हमने सीखा था कि किसी चीज़ की चालकता क्या दर्शाती है कि उसके अंदर से ऊष्मा कितनी आसानी से संचारित होती है। अब मान लीजिए कि हमने इस तरह का एक छड़ हमारे सामने देखा, तो जिस छड़ का ये जो छोर है, इस छोर का ये जो क्षेत्रफल है, इसको हम लोग ए नाम देते हैं। मतलब ये क्षेत्रफल, इसका मान ए है, और ये दूसरी तरफ इसको भी, ये भी ए है। इसकी लंबाई मान लेते हैं एल है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? हम इस छोर को इतने तापमान पे रखते हैं, और दूसरा छोर थोड़ा सा अलग तापमान है। ये θ1 तापमान पे ये वाला छोर है, और दूसरा छोर θ2 तापमान पर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों छोरों का तापमान अलग होगा तो एक तरफ से ऊष्मा बह के दूसरी तरफ पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऊष्मा कहां से कहां बहती है? उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। तो अगर हमारा θ1 θ2 से ज़्यादा हुआ, मतलब इधर वाले छोर का तापमान इधर वाले छोर से ज़्यादा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इधर से इधर ऊष्मा पहुंचेगी। अब हमें ऊष्मीय चालकता गुणांक से क्या समझ में आता है? ऊष्मीय चालकता गुणांक का मतलब ये है कि बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान से देखिए, और इन सब में हर चीज़ का मान एक है। मान लीजिए कि ये जो क्षेत्रफल है दोनों तरफ के फलकों का, इसको फलक बोलते हैं, ये वाला फलक, ये वाला फलक। तो ये एक क्षेत्रफल है, ये एक क्षेत्रफल है, और ये इकाई में है। मतलब इकाई मतलब ये वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है, वर्ग मीटर भी हो सकता है। हमें सीजीएस है या एसआई है नहीं पता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग बस इसकी परिभाषा बता रहे हैं। तो परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो एसआई के लिए भी हम लोग बोल सके और सीजीएस इकाई के लिए भी हम लोग बोल सके। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे ये क्षेत्रफल इकाई क्षेत्रफल है। दूसरी, ये लंबाई क्या है? ये लंबाई भी इकाई लंबाई की है, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहां तक जो ऊष्मा गई है वो क्यों गई है? क्योंकि इधर वाला जो तापमान था ये इधर वाले तापमान से ज्यादा था। कितना ज्यादा था? इनमें कितना अंतर है? वो अंतर भी इकाई अंतर है, ठीक है। तो ऐसी हालत में, मतलब किसी धातु की एक छोर से दूसरे छोर में कितनी ऊष्मा गई, जब धातु के दोनों छोरों के फलक का क्षेत्रफल इकाई हो, धातु की लंबाई भी इकाई हो, और दोनों छोरों के तापमान का अंतर भी इकाई हो, तो उस ऊष्मा को, जितनी ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक पहुँची है इस हालत में, उस ऊष्मा को हम लोग ऊष्मीय चालकता गुणांक कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। आपके दिमाग में इस तरह की छवि बननी चाहिए जब भी ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा आपसे पूछी जाए, और आप सोचेंगे कि इधर वाला क्षेत्रफल दोनों ही a है और उसका मान है 1, इसकी लंबाई 1, इन दोनों के मतलब दोनों छोरों के तापमान में जो अंतर है वो भी इकाई। ऐसी हालत में, मतलब किसी एक ऐसे पदार्थ का जिसके फलकों का क्षेत्रफल इकाई हो तथा उसकी लंबाई इकाई हो, एवं उसके दोनों छोरों के बीच का तापांतर इकाई हो, ऐसी हालत में एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित ऊष्मा, वो भी कितना? 1 सेकेंड में। ये वाला मैं बताना भूल गया था। 1 सेकेंड में एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित ऊष्मा को हम लोग ऊष्मीय चालकता गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा बिल्कुल इस तरह से आपके दिमाग में होनी चाहिए कि किसी पदार्थ के एक फलक से दूसरे फलक तक 1 सेकेंड में पहुंचने वाली ऊष्मा को हम लोग ऊष्मीय चालकता गुणांक कहते हैं, जब फलक का क्षेत्रफल, वस्तु की लंबाई एवं वस्तु के दोनों छोरों के बीच के तापमान का अंतर इकाई हो। तो देख लेते हैं किस तरह से लिखते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक वह ऊष्मा है ना, हमने कहा था कि जो ऊष्मा इधर से उधर पहुंचती है, वह ऊष्मा जो किसी इकाई क्षेत्रफल वाले इकाई लंबाई के छड़ के आमने सामने के फलकों में से 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है।
जब छड़ की फलकों का तापमान इकाई डिग्री है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, एक ऊष्मा एक तरफ से दूसरी तरफ गई जब इनके फलकों का क्षेत्रफल इकाई है, इकाई क्षेत्रफल, ये वस्तु की लंबाई भी इकाई है, और क्या है, ये कितने सेकंड में गई है, 1 सेकंड में गई है, और इनके बीच का तापमान का अंतर, मतलब ये और ये, इसके तापमान का अंतर, इसके तापमान का अंतर भी इकाई है। तो ऐसी हालत में जो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह, एक छोर से दूसरी छोर गई है, उसको ऊष्मीय चालकता गुणांक कहेंगे। तो देखिए हमारा जो चित्र है वो इस प्रकार का है कि इधर वाले फलक का जो क्षेत्रफल है a है, दूसरी तरफ के फलक का क्षेत्रफल भी a है, इधर इस छोर का तापमान θ1 है, इस छोर के तापमान को हम लोग θ2 द्वारा दिखा रहे हैं, और ये जो पूरा वस्तु है इसकी लंबाई l है। तो अगर इसमें से संचारित ऊष्मा q है तो इस q का मान कब ऊष्मीय चालकता गुणांक के बराबर होगा, जब a इकाई होगा, l इकाई होगा, तापमान का अंतर इकाई होगा, और कितने समय में ये ऊष्मा इधर से इधर गई, 1 सेकेंड में गई। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और ऊष्मीय चालकता गुणांक के सूत्र को देखते हैं। तो देखिए हमने इतना तो समझ लिया कि ऊष्मीय चालकता गुणांक है क्या चीज़। फिर से वही वाला चित्र मैं उतार के आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों तरफ का क्षेत्रफल क्या है, a है, इधर का तापमान θ1 है, इधर का तापमान θ2 है, और इसकी लंबाई है l। E छोर का तापमान θ1 है, F छोर का तापमान θ2 है। अब ऐसे में ऊष्मीय चालकता का मान या इसका सूत्र कैसे निकालें? तो देखिए हमेशा आपको इकाई क्षेत्रफल, इकाई लंबाई ऐसा दिया नहीं जाएगा। आपको कोई भी वस्तु दे दी जाएगी तो उसका ऊष्मीय चालकता गुणांक कैसे निकालेंगे? तो वही सूत्र हमें देखना है। तो इस तरह से हमारा θ1, ये हो गया θ2, ये लंबाई, और देखिए ये जो ऊष्मा एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंची है, ये एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंची है, ये कुछ चीज़ों पे निर्भर करती है। कौन सी चीज़ पे निर्भर करती है? ये ऊष्मा कितनी पहुंची, ये निर्भर करती है सबसे पहले तो हमारे समय पर। ठीक है, कितने समय में ये पहुंची। जितना समय आप देंगे उतने समय में ज़्यादा ऊष्मा पहुंचेगी, मतलब ये समानुपाती होता है समय का। दूसरा, जितना क्षेत्रफल ऊष्मा को मिलेगा उतनी ज़्यादा ऊष्मा इसके अंदर जा पाएगी। तो इसका मतलब कितना क्षेत्रफल होगा इन फलकों का, उसके भी समानुपाती होगा कितनी ऊष्मा पहुंची उसके। तीसरा, तापमान में कितना अंतर होगा उसके भी समानुपाती होगा कि कितनी ऊष्मा इसमें से संचारित हो रही है। आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर इस तरफ के तापमान को, इस तरफ के छोर को मैं बहुत ज़्यादा गर्मी दूँ, मान लेते हैं कि हमारी इस तरफ का तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं 500 डिग्री सेल्सियस, और इस तरफ का तापमान हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे में क्या हो गया, ये अंतर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये अंतर ज़्यादा है तो इसका मतलब ऊष्मा भी बहुत अच्छे से इसमें संचारित होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये 5 डिग्री सेल्सियस है और ये 1 डिग्री सेल्सियस है, तो ये अंतर बहुत कम है, इसलिए ऊष्मा भी बहुत धीरे धीरे यहाँ पे एक स्थान से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचेगी। ऐसा बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है कि मान लीजिए कि ये ऊंचाई है और ये नीचाई है, और हम यहाँ से यहाँ तक इस गेंद को भेज रहे हैं। तो ये जितना ऊंचा होगा उतना जल्दी ये गेंद यहाँ से यहाँ तक उतनी तेज़ी से बह के जाएगी, मतलब उतनी तेज़ी से इधर से इधर लुढ़क के जाएगी। ठीक उसी तरह से तापमान में अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये ऊष्मा जो है एक छोर से दूसरी छोर तक बह के जाएगी। तो इसका मतलब कितनी ऊष्मा
कितनी आसानी से एक छोर से दूसरी छोर तक जा रही है, ये सबसे पहले तो निर्भर करता है कि हम लोगों ने कितने समय तक किसी चीज़ को गर्म किया है। अगर किसी चीज़ को आप 5 मिनट के लिए गर्म करें तो एक तरफ से दूसरी तरफ जितनी ऊष्मा जाएगी वो जाहिर है बहुत कम ऊष्मा जाएगी। अगर आप किसी चीज़ को आधे घंटे तक गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा पहुंच जाएगी। अगर किसी चीज़ का क्षेत्रफल छोटा है तो आपको बहुत कम जगह मिल रही है उसको गर्म करने के लिए। अगर क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब उतनी ज़्यादा ऊष्मा उसमें से जा रही है। ठीक उसी तरह से ऊष्मा कितनी जा रही है हमने देखा कि तापमान के अंतर पर भी निर्भर कर रही है। अब एक तरफ से दूसरी तरफ ऊष्मा कितनी आसानी से पहुंची, ये निर्भर इस पर भी करता है कि कितनी लंबाई ऊष्मा ने तय की है। जाहिर सी बात है कि अगर छोटा रास्ता है तो आसानी से तय कर पाएगी, अगर लंबा रास्ता है तो उसको तय करने में परेशानी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो ऊष्मा संचारित हो रही है वो विलोमानुपाती है लंबाई के। तो देखिए हम लोगों को 4 चीज़ें मिली। एक तरफ से दूसरी तरफ ऊष्मा संचारित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितने देर तक हमने उसको गर्म किया, कितने क्षेत्रफल को गर्म किया गया, फलकों के कितने क्षेत्रफल को गर्म किया गया, तापमान में कितना अंतर आया और लंबाई। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस चीज़ को मतलब हमारे सूत्र को निकालने के लिए हम इन सब को आपस में मिलाएंगे और हमारा सूत्र हमें मिल जाएगा। देखिए, तो हमने देख लिया कि Q इन सब चीज़ों पर आधारित है। तो अगर समानुपात में होगा तो चीज़ें ऊपर होंगी, अगर विलोमानुपात में होगा तो चीज़ें नीचे होंगी। तो ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होंगी? जाहिर सी बात है, ऊपर हमें दिख रहा है कि क्षेत्रफल होगा, तापमान में अंतर होगा और समय होगा। और नीचे कौन आ गया? नीचे लंबाई आ गई। क्यों? क्योंकि लंबाई तो विलोमानुपात में है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी इस बारे में कि जब भी इस तरह की बात आएगी कि ये समानुपात में है तो इस समानुपात चिन्ह को हटाकर बराबर चिन्ह लाने की कोशिश की जाती है और उसी कोशिश में हमारे पास एक स्थिर संख्या आती है और वो स्थिर संख्या हम लोग यहाँ पे k बुला रहे हैं। और इस k को यहाँ पर बैठाकर मैंने अपने सूत्र को लिख लिया। ठीक है, हमें हमारा सूत्र मिल गया। तो देखिए कितनी आसानी से हमने हमारा ऊष्मीय चालकता गुणांक का सूत्र बना लिया। सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कि किन बातों पर ये निर्भर करता है। अब ये k है क्या? ये k हमें पता है कि ये एक स्थिरांक है और ये स्थिरांक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऊष्मीय चालकता गुणांक। तो यही k जो है ये हमारा ऊष्मीय चालकता गुणांक है। ऊष्मीय चालकता गुणांक। तो हम लोगों को चाहिए इसका सूत्र। तो इसका सूत्र निकालना तो बड़ा आसान है। ये पूरा का पूरा k के साथ गुणा है, तो k को निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम k को अलग कर लेंगे, बाकी सब दूसरी जगह पर भेज देंगे। तो क्या हो गया? हमें इस तरह से हमारा सूत्र मिल गया k का, ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र। तो इस तरह से ऊष्मा चालकता गुणांक का पूरा सूत्र हमने देख लिया। आइए देखते हैं कि हमें किस तरह से ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र निकाला। माना किसी पदार्थ के छड़ के समानांतर फलकों का क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने? a है मान लिया। उसके बाद छड़ की लंबाई कितनी है? l है। उसके बाद छड़ के छोर E का तापमान θ1 है तथा ये छोर होगा तथा छोर F का तापमान θ2 है। उसके बाद यदि θ1 θ2 से बड़ा हो तो स्थायी अवस्था में ऊष्मा छोर E से छोर F तक t सेकेंड में संचारित होती है।
तो हमारा जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से है। अब ये लास्ट पॉइंट में स्थायी अवस्था क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं, ये 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें इस चित्र के बारे में ही है। मतलब अगर इन फलकों का क्षेत्रफल a है, हमारे पहले पॉइंट में वो बता दिया गया है, इसकी लंबाई l है, और हमारे तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि ई छोर का तापमान θ1 है, एफ छोर का तापमान θ2 है, और चौथे पॉइंट में बताया गया है कि θ1 θ2 से ज़्यादा है तो मान लेते हैं कि Q ऊष्मा ई छोर से एफ छोर तक t सेकंड में बह के पहुंच रही है। तो स्थायी अवस्था क्या है? स्थायी अवस्था मतलब जब किसी चीज़ का तापमान अपने बाकी चीज़ों के साथ, मतलब आसपास की बाकी चीज़ों के साथ समान तापमान पर आ जाती है, उसको स्थायी अवस्था बोलते हैं। जब तक ये स्थायी अवस्था किसी चीज़ को नहीं मिलती है तब तक ऊष्मा संचारित होते रहती है। उदाहरण मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है A, इस वस्तु का तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस और आसपास के हवा का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। ये एक अवस्था ऐसी बन गई जो स्थायी अवस्था नहीं है। इस अवस्था में A का तापमान ज़्यादा है और आसपास की हवा का तापमान कम है। तो इसमें क्या होगा? इसमें तापमान में अंतर होने के कारण ऊष्मा का संचार होगा। कहाँ से? उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। मतलब ये जो वस्तु है ये ठंडी होती रहेगी, इसमें से ऊष्मा बाहर निकलती रहेगी। कब तक? जब तक कि ये 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटकर 25 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए, यानी आसपास के हवा का तापमान के बराबर ना हो जाए। और ये जो अवस्था हुई है इसी को स्थायी अवस्था बोलते हैं। मतलब ये स्थायी अवस्था तक पहुंचने तक 50 डिग्री सेल्सियस अगर अंदर का तापमान है तो इसमें से बाहर ऊष्मा बहती रहेगी। ऊष्मा तब तक बहती रहेगी और जैसे जैसे ऊष्मा बाहर बहती रहेगी वैसे वैसे अंदर का तापमान कम होता रहेगा, और ये कम होते 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 एक समय पे आसपास के तापमान के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके घर में अगर आप कोई गर्म खाना या कोई भी गर्म चीज़ आप कहीं पे रख दें तो वो धीरे धीरे ठंडी होती रहती है। तो ठंडा होने से पहले वो स्थायी अवस्था में नहीं रहती है। जब तक वो आसपास का तापमान ग्रहण ना कर ले उस अवस्था को हम लोग स्थायी अवस्था बोलते हैं। जैसे ही आसपास का तापमान उसने ग्रहण कर लिया हम लोग स्थायी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो स्थायी अवस्था में पहुंचने तक ये जो ऊर्जा यहाँ से, ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक, इस छोर से इस छोर तक पहुंची है, वो कितने सेकंड में पहुंची है? वो t सेकंड में पहुंची है। तो वही हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आगे ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि ई छोर से एफ छोर तक संचारित ऊष्मा क्या होती है? प्रत्येक फलक के क्षेत्रफल a के समानुपाती होती है। हमने कहा था कि ये जो ऊष्मा एक छोर से दूसरी छोर में गई है ये क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। उसके बाद फलकों के तापांतर के समानुपाती होती है। जो तापमान में अंतर है ये उसके भी समानुपाती होगा। कौन? ये जो ऊष्मा एक छोर से दूसरी छोर गई है वो ऊष्मा तापांतर के समानुपाती होगा। तीसरा पॉइंट हमने क्या बोला था कि कितने देर तक हम किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं या कितने देर तक उसमें से ऊष्मा बह रही है वो भी निर्धारित करती है कि उसमें से कितनी ऊष्मा गई। तो इसका मतलब जो ऊष्मा बह के गई है वो कितने समय तक गई है वो भी ऊष्मा के समानुपाती होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि ऊष्मा कितनी दूरी तय करके गई है। जितनी दूरी तय करेगी, जितनी ज़्यादा दूरी, उतना कम ऊष्मा पहुंचेगी, और जितना कम दूरी तय करेगी उतना ज़्यादा ऊष्मा। तो इसका मतलब जो ऊष्मा पहुंची है वो विलोमानुपाती होगा लंबाई के। तो इन सब को मिला दें, इन सब को मिला देंगे तो हमें इस तरह का एक सूत्र मिलेगा। अब इस सूत्र में इस चिन्ह को, यानी ये जो हमारे लिए चिन्ह है समानुपात का चिन्ह, इसको हटाना है तो हम बराबर चिन्ह लाएंगे और स्थिर संख्या उसकी जगह पे आ जाएगी। और ये जो स्थिर संख्या जिसको हम लोग k के द्वारा दर्शा रहे हैं, ये k का मान हमें निकालना है, और k का मान निकालना है तो सब उधर चला जाएगा। तो इस तरह से हमें k का सूत्र मिल गया। और ये क्या है? k एक स्थिरांक है जिसका मान क्षण के पदार्थ पर निर्भर करता है।
मैंने पहले ही कहा था, किसी भी चीज़ की ऊष्मा चालकता उस पदार्थ पर निर्भर करती है। लोहे की ऊष्मा चालकता अलग होगी, तांबे की अलग होगी, इस तरह से अलग अलग धातु, अलग अलग पदार्थ की, लकड़ी की, कांच की अलग अलग होती है। तो यह छड़ के पदार्थ की ऊष्मीय चालकता गुणांक है। मतलब जो भी छड़ आपको दिया गया था, उसका जो भी पदार्थ था, उस पदार्थ का ऊष्मीय चालकता गुणांक क्या है? ये K है। तो इस तरह से हमने ऊष्मीय चालकता गुणांक का सूत्र भी समझ लिया। अब K का मान देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंक का कलर बदल लेते हैं ताकि समझ में आए। देखिए, ये जो K का मान है, ये K का मान जितना अधिक होगा, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, K का मान जितना अधिक होगा उतनी आसानी से ऊष्मा संचारित होगी, तो पदार्थ उतना ही अच्छा ऊष्मा का संचार करता है। अतः एक आदर्श चालक के लिए K का मान कितना होना चाहिए? एक आदर्श चालक मतलब जो कि प्रकृति में हमें मिलता नहीं है, लेकिन आदर्श रूप में अगर सोचा जाए तो उसमें से आप जितनी भी ऊष्मा भेजना चाहे बड़े आराम से भेज सकते हैं। तो एक आदर्श चालक के लिए K का मान अनंत होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अनंत होगा, तो आराम से ऊष्मा उसके अंदर से संचारित हो जाती है। तो अगर एक पूर्ण ऊष्मारोधी पदार्थ आप लेते हैं, एक आदर्श चालक लिया आपने, एक आदर्श चालक जो कि जितनी ऊष्मा आप देंगे आराम से पूरी की पूरी भेज देगा, और एक पूरी तरह से ऊष्मा रोधक, पूरी तरह से ये आदर्श चालक है और ये आदर्श रोधक है। तो अगर ये पूरी तरह से ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है तो K का मान कितना होगा? अनंत होगा, इन्फिनिटी। ये चिन्ह अनंत का चिन्ह है। और अगर आदर्श रोधक है तो इसमें से कुछ भी ऊष्मा जाने के लायक नहीं रहेगी, तो इसका मतलब K का मान 0 होगा, जो कि हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस तरह से ऊष्मीय चालकता गुणांक, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है अलग अलग मान का, ये भी हमने देख लिया। अब इकाई क्या है? तो इकाई को समझने के लिए हम एक बार फिर से हमारे फॉर्मूला को देख लेते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला? ऊष्मीय चालकता गुणांक का फॉर्मूला हमें पता है कि Q गुना, Q मतलब ऊष्मा और L मतलब लंबाई, पदार्थ की लंबाई जो है, बटा फलकों का क्षेत्रफल गुणा तापांतर गुणा कितने समय में ये ऊष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंची। अब हमें क्या निकालना है? इकाई निकालनी है। तो सबसे पहले SI इकाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो K की जो SI इकाई है वो कैसे निकलेगी? बहुत आसान है। इधर जितने भी चीज़ें हैं इनकी SI इकाई को आप लिखते जाइए। सबसे पहले ये Q क्या है? ये ऊष्मा है। ऊष्मा की SI इकाई क्या है? ऊष्मा की SI इकाई जूल है। उसके बाद ये L क्या है? L लंबाई है। लंबाई की SI इकाई क्या है? मीटर। नीचे आइए, ये क्या है? ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की SI इकाई क्या है? वर्ग मीटर है, यानी मीटर का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। θ1 माइनस θ2 यानी तापमान में अंतर। आप बताइए, अगर 5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 3 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। मतलब अगर किसी चीज़ में अंतर है तो अंतर की इकाई भी उन दोनों चीज़ों की इकाई के बराबर ही होगी। अब एक बात बताइए कि ये जो तापमान है, तापमान की SI इकाई क्या होती है? तापमान की SI इकाई होती है केल्विन। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 5 केल्विन है और उसमें से मैंने 2 केल्विन माइनस कर दिया तो मुझे कितना केल्विन मिलना चाहिए? 3 केल्विन मिलना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे जितना भी अंतर मिले उसकी इकाई क्या होगी? उसकी इकाई होगी केल्विन। ठीक उसी तरह से अब समय को हमेशा ही हम लोग किस में मापेंगे? समय को हमेशा ही हम लोग सेकंड में मापेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो जो चाहिए था SI इकाई में वो सब मिल गया। अब जूल की जगह पे J लिख देते हैं, मीटर की जगह पे M लिख देते हैं। नीचे मीटर का वर्ग है और इधर K है
और इधर है सेकंड, जिसके लिए छोटा s लिखेंगे। अब देखिए ये मीटर ऊपर और ये मीटर स्क्वायर ये कट गया, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ऊपर जूल, नीचे मीटर केल्विन सेकेंड, कुछ इस तरह का मिलता है। अब ध्यान से सोचिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऊपर जूल है, नीचे मीटर है, केल्विन है और सेकेंड है। आप याद कीजिए कि ऊपर अगर जूल है, ऊपर अगर जूल है और नीचे क्या है, सेकेंड है, मतलब ऊपर कार्य है। क्या, जूल किसकी इकाई है, कार्य की इकाई है। मतलब कोई भी ऊर्जा ही कार्य में रूपांतरित होती है। यहाँ पे ऊर्जा क्या थी, ऊष्मा ऊर्जा थी, और ऊष्मा ऊर्जा अगर हम सोचें तो वो भी एक प्रकार से कार्य ही करेगी कुछ ना कुछ। तो जूल को हम लोग कार्य की इकाई सोच सकते हैं, और नीचे क्या है, समय। अब ये बताइए कार्य बटा समय मतलब इसकी इकाई क्या है, एसआई इकाई, यानी जूल प्रति सेकेंड, यानी कार्य बटा समय, यानी क्या होता है, वॉट होता है, वॉट। ठीक है, तो ये जूल के नीचे का सेकेंड एक साथ हमने वॉट लिख दिया, और वॉट के नीचे क्या बचा रहा, मीटर बचा रहा और केल्विन बचा रहा। इसका मतलब हमारी एसआई इकाई क्या बन गई, वॉट प्रति मीटर प्रति केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से हमें एसआई इकाई मिल गई। ठीक इसी तरह से सीजीएस इकाई भी निकालते हैं। ठीक है, तो सीजीएस इकाई निकालने के लिए के की सीजीएस इकाई अगर हमें निकालनी है, तो इधर सब के सब जितने भी राशियां हैं इनकी सीजीएस इकाई लिखनी पड़ेगी। तो ये बताइए कि ये अगर एसआई इकाई में जूल था तो सीजीएस इकाई में क्या होना चाहिए, सीजीएस इकाई में इसको अर्ग कहते हैं। अगर आपको याद नहीं है ये सब चीज़ें तो आप अभी समय देकर इन सब इकाइयों को याद कर लीजिए किसकी क्या इकाई है। ठीक है, ठीक उसी तरह से लंबाई की सीजीएस इकाई, लंबाई की सीजीएस इकाई सेंटीमीटर है, ये तो आसान है। उसके बाद क्षेत्रफल की सीजीएस इकाई सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। तापमान में अंतर की सीजीएस इकाई सीजीएस, अगर एसआई में तापमान केल्विन में होता है तो सीजीएस में तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है। और उसके बाद क्या है, सेकेंड, सेकेंड वहाँ पे जितना सेकेंड था यहाँ पे भी सेकेंड ही है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर और ये कट गया। ठीक है, और सीजीएस में अर्ग प्रति सेकंड का कोई अलग से हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग बस यहाँ पे ये बोलेंगे कि अर्ग प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर प्रति डिग्री सेल्सियस। ये हो गया ऊष्मा चालकता गुणांक की सीजीएस इकाई। तो इस तरह से हमने दोनों तरह की इकाई देख ली, और वही सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर करके बता दिया है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सीख लीजिएगा। देखिए मैंने इस तरफ से लिख दिया जूल गुणा मीटर बटा मीटर का स्क्वायर, केल्विन और सेकेंड, ये सब का चिन्ह का मान बैठा दिया। उसके बाद इन सब को ऊपर लेके चले गए तो सबका पावर -1 पे आ जाता है, और जूल प्रति सेकंड को वाट लिख दिया गया है, वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन। इधर आते हैं, अभी जैसा मैंने आपको दिखाया वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको करके बताया गया है। तो इस तरह से हम लोगों को इकाई भी समझ में आ गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध किसको कहते हैं। बहुत आसान है। अगर ऊष्मीय चालकता मतलब किसी चीज़ में से ऊष्मा कितनी आसानी से संचारित हो रही है वो है, तो ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होगा, किसी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण वो ऊष्मा संचार के रास्ते में बाधा डाले, उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मीय प्रतिरोध। तो ये तो बहुत आसान होना चाहिए कि ऊष्मीय प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ ऊष्मा प्रवाह का विरोध करने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो इस तरह से हमें ऊष्मीय प्रतिरोध समझ में आया। अब ऊष्मीय प्रतिरोध को हम लोग किस तरह से इसके सूत्र को देखेंगे। तो मान लेते हैं
ऊष्मीय प्रतिरोध को H द्वारा दर्शाया जाए। बिल्कुल जिस तरह से विद्युत का प्रतिरोध होता है, ठीक उसी तरह से विद्युत का प्रतिरोध आप याद कीजिए, जो विद्युत का प्रतिरोध था वो समानुपाती था लंबाई के, प्रतिरोध के लंबाई के, और विलोमानुपाती था क्षेत्रफल के। ठीक उसी तरह से अगर H किसी वस्तु का ऊष्मीय प्रतिरोध है, मान लेते हैं ये हमारी वस्तु है, इसमें से हम ऊष्मा भेजने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी लंबाई है L और ये क्षेत्रफल है A, बिल्कुल पहले जैसा मैंने दिखाया था वैसे। तो कितना प्रतिरोध इस पर पड़ेगा? प्रतिरोध को अगर H द्वारा दर्शाएं तो ये प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना लंबा रास्ता ऊष्मा को तय करना पड़ेगा उतना ही मुश्किल होगा उसके लिए, मतलब उसका उतना उस पर बाधा आएगी। तो इसका मतलब अगर लंबा रास्ता तय करना है ऊष्मा को तो ज़्यादा प्रतिरोध मिल रहा है, तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो गया? लंबाई के समानुपाती हो गया। दूसरा, ये क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल मिल रहा है ऊष्मा को, जितना क्षेत्रफल मिलेगा उतना ऊष्मा अंदर जा पाएगी, उतनी ऊष्मा यहाँ पर इसको गर्म कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब प्रतिरोध, अगर ज़्यादा ऊष्मा आ गई अंदर तो कम लगना चाहिए। तो इसका मतलब क्षेत्रफल अगर बढ़ने लगा तो क्या होगा? प्रतिरोध कम होने लगेगा, यानी प्रतिरोध क्षेत्रफल का विलोमानुपाती होता है। इन दोनों को मिलाइए तो क्या हो गया? बहुत आसान है। देखिए, विद्युत में जैसे प्रतिरोध का एक फॉर्मूला मिलता था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे ऊष्मा में भी बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला मिल गया। अब हमें पता है कि अगर ये समानुपात का चिन्ह हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर एक स्थिर संख्या लानी पड़ेगी और इस स्थिर संख्या के बाद जैसा फॉर्मूला है वैसा बैठाना पड़ेगा। ये जो स्थिर संख्या हमें मिली, इस स्थिर संख्या को क्या कहते हैं? इस स्थिर संख्या को कहते हैं ऊष्मीय प्रतिरोधकता गुणांक। तो इस तरह से ऊष्मीय प्रतिरोधकता गुणांक का हमें मान भी मिल सकता है। तो इसके पहले हमने क्या सीखा था? ऊष्मीय चालकता गुणांक। अब हमने क्या सीख लिया? ऊष्मीय प्रतिरोधकता गुणांक। कुछ नहीं, अब थोड़ा सोचिए कि ये जो प्रतिरोधकता है ये चालकता का उल्टा होना चाहिए, है ना? अगर कोई चीज़ ज़्यादा प्रतिरोधक है तो इसका मतलब वो कम ऊष्मा को चालन कर रही है। अगर कोई चीज़ कम प्रतिरोधक है तो ज़्यादा ऊष्मा का चालन कर रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रतिरोधकता है ये बिल्कुल उल्टा है किसके? चालकता गुणांक के। तो इसका मतलब पहले जो K मिला था वो C के साथ किस तरह के संपर्क में है? इस तरह से C बराबर 1/K इस संपर्क में है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि ऊष्मीय प्रतिरोध, जिसको H द्वारा दर्शा रहे हैं, ये वस्तु की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा, ऊष्मीय प्रतिरोध वस्तु के फलकों के क्षेत्रफल का विलोमानुपाती होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। अतः क्या हो गया? ऊष्मीय प्रतिरोध समानुपात L/A हो गया, है ना? क्योंकि यहाँ पर ये लाइन से हमें ये मिला, इस लाइन से हमें ये मिला, इन दोनों को आपने मिला दिया तो क्या मिल गया? ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर बराबर चिन्ह लाना है तो यहाँ पे स्थिर संख्या लानी पड़ेगी। स्थिर संख्या C क्या है? स्थिरांक है, जिसे हम लोग ऊष्मीय प्रतिरोधकता गुणांक कहते हैं। और ये ऊष्मीय प्रतिरोधकता गुणांक बराबर होता है 1/, ऊष्मीय चालकता गुणांक के। बहुत आसान हो गया। तो पहले जो K था वो कुछ नहीं है, वो इसके साथ संबंध में कैसा आ गया? C बराबर 1/K, इस तरह से आ गया। तो हमें इसमें से समझ में आता है कि इसलिए पदार्थ का ऊष्मीय चालकता गुणांक
मतलब ये ऊष्मीय चालकता गुणांक जितना अधिक होगा ऊष्मीय प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई वस्तु उसकी ऊष्मीय चालकता गुणांक ज़्यादा है तो वो बहुत आसानी से ऊष्मा का संचार कर रही है, और ऊष्मा का संचार अगर आसानी से हो रहा है तो मतलब ऊष्मा का प्रतिरोध कम हो रहा है। तो ये कुछ नहीं, बस बातों का घुमाव है। आप ध्यान से एक बार देखिए, बहुत आसान है चीज़ें। तो इस तरह से हमारे सामने ऊष्मीय प्रतिरोध की बात भी साफ हो गई। अब कुछ नहीं बचा, बस ऊष्मीय प्रतिरोधकता गुणांक के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेनी है। अभी हमने क्या देखा, ऊष्मीय प्रतिरोधकता गुणांक क्या है, 1 ऊष्मीय चालकता गुणांक है। तो खुद से निकाल लेते हैं, ये 1/k हो गया। हमने k का मान कितना निकाला था, याद कीजिए, हमने k का मान इस तरह से निकाला था, है ना। हमने k का मान, सॉरी उल्टा हो गया, हमने k का मान इस तरह से निकाला था, इतना निकाला था। तो इसका मतलब अब हम यहाँ से c का मान कैसे निकालें, कुछ नहीं, बस यहाँ पे बैठा दीजिए सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके लिए काम आसान कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों को जो थोड़ा सा गणित में यहाँ पे बैठाने के बाद थोड़ा सा उनको परेशानी होती है, उनके लिए क्या मैं 1/k को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब c बराबर 1/k, ये k का मान पूरा बैठाइए यहाँ पर, ठीक है, q गुना l, उसके बाद a, उसके बाद θ1 माइनस θ2 गुना t, ये बैठ गया। अब c बराबर, अब हम क्या करते हैं, हम इसको ठीक करने के ये अगर भाग है तो यहाँ पे गुणा करके ये पूरा उलट देते हैं, तो ये क्या हो गया, उलट जाएगा। तो c का मान कितना आया, c का मान आ गया, ये हमें c का सूत्र पूरी तरह से मिल गया। तो ये अगर c का सूत्र है तो हम बड़ी आसानी से इसमें से इकाई भी निकाल लेंगे, और इसमें से इकाई निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी इकाई आप निकाल चुके हैं तो बस उन इकाइयों को उलट दीजिए, तो आपको c की इकाई पता चल जाएगी। तो इस तरह से देखिए, c बराबर 1/k होता है। अब हमने k की जगह पे पूरा ये मान यहाँ पे बैठा दिया, और मान बिठाने के बाद ये नीचे का ऊपर चला गया, जैसा कि मैंने आपको विस्तारित रूप में सॉल्व करके बताया है। तो c का कितना मान आता है, इतना मान आता है। इसकी इकाई कितनी है, इसकी इकाई c की SI इकाई, देखिए c की SI इकाई क्या है, वाट का पावर -1 मीटर केल्विन। ठीक किसका उल्टा है, k की SI इकाई का उल्टा है। SI इकाई k की कितनी थी, SI इकाई थी वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन, ये थी k की SI इकाई, और उसी का उल्टा मतलब वाट के ऊपर पावर आ गया और ये बाकी सारी चीज़ें ऊपर आ गई, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। और c की CGS इकाई जो k की CGS इकाई थी उसका उल्टा, k की CGS इकाई क्या थी, CGS इकाई k की थी अर्ग प्रति सेकेंड प्रति सेंटीमीटर प्रति डिग्री सेल्सियस, और इसी को उल्टा करेंगे तो अर्ग का पावर -1, सेंटीमीटर का पावर -1 था वो हट गया, सेकेंड का पावर -1 था वो भी हट गया, डिग्री सेल्सियस पर भी जो पावर था वो हट गया। मतलब कुछ नहीं, बस इन लोगों का उल्टा हो गया। तो बस हमारे पास ऊष्मीय प्रतिरोधकता गुणांक की SI और CGS दोनों इकाइयाँ आ गई। तो इसी तरह से हमारा जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। अगले क्लास तक पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।